हाय एवरीवन, इस वीडियो में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल की बात करेंगे। विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं, यूनेस्को कौन कौन से स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करता है, इनके क्या क्या मानदंड होते हैं, किस किस प्रकार के स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, यूनेस्को क्या है, इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यूनेस्को के द्वारा जो भी स्थल को शामिल किया गया है उन सारे स्थलों को के बारे में हम महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में अगर कोई प्रश्न इससे पूछा जाए। ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों का टॉपिक है। करंट अफेयर का टॉपिक तब बनता है जब ये उस साल किसी स्थल को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जाता हो, या ये स्टैटिक जीके भी है कि अगर पीछे के पहले सालों में, विगत वर्षों में जितने भी स्थलों को रामसर आप कीजिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है उन पे भी प्रश्न पूछा जाता है। और एसएससी के एग्जाम में और उसके समकक्ष जितने भी एग्जाम है उसमें इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी एसएससी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इनका महत्व है और कौन कौन से स्थल हैं। पहले हम देखते हैं कि विश्व धरोहर स्थल क्या है। विश्व धरोहर स्थल ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे भी आप याद रखेंगे। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। इन स्थलों का चयन मानवता के लिए उनके असाधारण महत्व के आधार पर किया जाता है, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। कहने का मतलब ये है इनका मानवता के लिए असाधारण महत्व, यानी मानवता के लिए जो बहुत ही डेवलप चीजें हो चुकी हैं उनके आधार पर इनका चयन किया जाता है। और भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी उन स्मारकों के बारे में जानकारी हो, उन कल्चर के बारे में जानकारी हो, उन साइंस या जो भी उनके पीछे के फैक्ट हैं उनके बारे में जानकारी हो, उसके लिए इनका संरक्षण किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, यानी पृष्ठभूमि क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद उस समय बहुत से सांस्कृतिक स्थलों को और प्राकृतिक स्थलों को बहुत ही व्यापक स्तर पे विनाश हुआ। किसी भी स्मारक को एक विशेष पहचान के तौर पर नहीं देखा गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सांस्कृतिक स्थलों और प्रकृति के व्यापक विनाश को लेकर चिंताओं के बीच विश्व धरोहर की अवधारणा उभरी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय आधुनिक युग चालू ही था। आधुनिक युग में ही तमाम तरह के बड़े बड़े परमाणु बम ऐसे मिसाइलों से हमला किया जाने लगा, जिससे ये बहुत से स्थल विध्वंस हो चुके, मतलब विनाश हो चुका उनका। और इसी समय इस आधार पर समस्या के निवारण के लिए 1972 में एक विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण संबंधित सम्मेलन का मसौदा तैयार किया गया, यानी एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे आमतौर पर विश्व धरोहर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसे ही विश्व की उत्कृष्ट धरोहर के संरक्षण के लिए एक ढांचा स्थापित किया गया। कुल मामला यह है कि विश्व युद्ध के समय बहुत से स्मारकों को क्षति पहुंचाई गई, बहुत से व्यापक महत्व के थे, मानवता के लिए महत्व के थे, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। और जब विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद सभी देशों ने मिलकर ये सोचा कि हमें विश्व संस्कृति को बचाना है, उनके बचाने के लिए हमें संरक्षण करना होगा। उन संरक्षण के लिए ही 1972 में वैश्विक सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण का एक सम्मेलन आयोजन किया गया, एक मसौदा तैयार किया गया। और इसे ही विश्व धरोहर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों को और प्राकृतिक स्थलों को संरक्षण की बात करता है। आगे हम देखते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन, जिसे औपचारिक रूप से विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधित मामले के रूप में जाना जाता है। अब ये देखेंगे 1972 में इसे अडॉप्ट किया गया और ये जब लागू हुआ 1975 में, यानी 1975 में इसे लागू किया गया। और सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य यही था कि असाधारण सार्वभौमिक महत्व के स्थलों की पहचान करना, उनकी रक्षा करना और उन्हें संरक्षित करना, ताकि भावी पीढ़ियों तक उसे पहुंचाया जा सके। आगे हम देखते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का चयन 10 मानदंडों के आधार पर किया जाता है, यानी 10 इसके 10 स्टैंडर्ड हैं जिनका प्रयोग करके इनका चयन किया जाता है। इनमें कौन कौन से कैटेगरियां हैं उन्हें हम आगे देखेंगे।
इसमें एक चीज और है कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद, यहाँ पे आप देखिए कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स एंड IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एसेस करते हैं, यानी ये इसका मूल्यांकन करते हैं कि कौन से स्थल को इस सूची में शामिल किया जाए, क्या वो इन 10 में से किसी एक को, यानी प्राकृतिक आप देखेंगे कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का आकलन करते हैं, यानी उन सारे जो भी स्थलों को शामिल करने को लिए नॉमिनेट किया जाता है उनका ये आकलन करते हैं और ये देखते हैं कि जो 10 मानदंड बनाए गए हैं, 10 स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं, उनमें से क्या किसी एक मानदंडों में से 10 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना होगा, यानी इन 10 मानदंडों में से किसी एक को पूरा कर रहा हो तब हम इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने की बात करेंगे या उसे शामिल करेंगे। इससे संबंधित अन्य तथ्य जो है, अब देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, भारत के के कुल 44 साइट्स को, स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें इसमें 3 कैटेगरियां बना दी गई हैं। एक है कल्चरल यानी सांस्कृतिक स्थल, और एक कैटेगरी बना दी गई है नेचुरल का यानी प्राकृतिक स्थल, और एक जो बना दी गई है मिक्स यानी मिश्रित स्थल। अब देखिए कि कल्चरल साइट्स जो हैं उनकी संख्या 36 है, टोटल 44 है, यानी टोटल भारत में वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर की संख्या 44 है, जिसमें 36 जो है वो सांस्कृतिक स्थल यानी कल्चरल साइट्स हैं, इसमें से 7 यानी 7 नेचुरल साइट्स यानी प्राकृतिक स्थल हैं, और इसमें से एक है मिक्स्ड यानी जो नेचुरल और कल्चरल दोनों की भूमिका को अदा करता हो, यानी दोनों की भूमिका वहां पे मौजूद हो, तो इसे हम मिक्स साइट के अंदर। कल्चरल में बेसिकली क्या होता है, कोई टेम्पल, कोई मूर्ति कला, कोई स्थापत्य, आर्किटेक्चर, ये सब चीजें शामिल होती है। नेचुरल में क्या है कि नेचुरल चीजें जहाँ बायोडाइवर्सिटी, विभिन्न तरह की बर्ड आपकी प्रजातियां पाई जाती हूँ, जलीय प्रजातियां पाई जाती हूँ, और फौना फ्लोरा की प्रजातियां पाई जाती हैं। और मिक्स जो है यहाँ पे कुछ कल्चरल और कुछ नेचुरल दोनों चीजें पाई जाती हैं, वो मिक्स साइट के अंतर्गत आती है। ये चीजें हुई, टोटल 44 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या। कल्चरल साइट 36 है, नेचुरल साइट 7 है और मिक्स 1 है। अब हम देखते हैं कि कल्चरल साइट यानी सांस्कृतिक स्थल की पहचान के जो 6 मानदंड थे वो कौन कौन से हैं। यानी कुल 10 मानदंड थे, जिसमें 6 मानदंड हैं सांस्कृतिक स्थल के लिए, और जो 4 मानदंड हैं, जो क्राइटेरिया है, वो है आपके नेचुरल साइट्स के लिए। तो हम देखते हैं कि सांस्कृतिक स्थल की पहचान के जो 6 मानदंड है ये कौन कौन से हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे PCS लेवल तक के एग्जाम को दे रहे हैं या SSC CGL को दे रहे हैं, तो उसमें यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से मानदंड, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं उसे, जिस आधार पर सांस्कृतिक स्थल की पहचान यानी कल्चरल साइट्स की पहचान की जाती है। तो देखते हैं कि जो पहला है हमारा, ये मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड जीनियस, यानी मानव रचनात्मक प्रतिभा की एक उत्कृष्ट कृति होनी चाहिए, यानी मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगला जो है, अगला हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट्स कल्चरल एंड इंटरचेंज और सिविलाइजेशन, यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान या सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता हो। अगला देखते हैं बियर्स यूनिक टेस्टिमोनी टू अ ट्रेडिशनल और सिविलाइजेशन, यानी किसी परंपरा या सभ्यता का अनूठा प्रमाण प्रस्तुत करता हो, किसी सभ्यता या परंपरा का अनूठा प्रमाण प्रस्तुत करता हो। अगला हम देखते हैं कि एग्जाम्प्लीफाई आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी और लैंडस्केप, यानी यह वास्तुकला, प्रौद्योगिकी या भूदृश्य का उदाहरण प्रस्तुत करता हो। अगला जो है तो ट्रेडिशनल सेटलमेंट, लैंड और सी यूज, यानी यह पारंपरिक बस्तियों, भूमि या समुद्री उपयोग को दर्शाता हो। अगला हम देखते हैं लिंक टू इवेंट और आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, यानी सार्वभौमिक महत्व की घटनाओं को या विचारों को ये जोड़ता हो, यानी किसी दूसरी सभ्यता की घटनाओं से और भारत की सभ्यता की घटनाओं से ये इसको जोड़ता हो। ये 6 मानदंड हैं, जिन मानदंड के आधार पर सांस्कृतिक स्थलों की पहचान की जाती है और उन्हें विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल की जाती है। अब जो प्राकृतिक स्थल है उनके 4 मानदंड है। नेचुरल साइट्स के निर्धारण के 4 क्राइटेरिया है, जिसमें है डिस्प्ले सुपरलेटिव नेचर,
फेनोमेना और फीचर्स, यानी यह उत्कृष्ट प्राकृतिक घटनाओं या विशेषताओं को प्रदर्शित करता हो। अगला जो है वो है रिप्रेजेंट्स अर्थ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी ये पृथ्वी की विकासवादी इतिहास को दर्शाता हो। ठीक है। अगला है एग्जिम्प्लीफाई इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी ये पारिस्थितिकी और जैविक प्रक्रियाओं का उदाहरण प्रस्तुत करता हो। ये प्राकृतिक स्थल है तो प्रकृति से संबंधी इनके मानदंड भी हैं। अगला जो है पोस्ट क्रिटिकल हैबिटेट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी यह जैविक विविधता के महत्वपूर्ण आवासों का मेजबान हो, यानी महत्वपूर्ण आवास जो है और जैव विविधता है वहां पे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी होस्ट करता हो उसको, यानी वहां का मेजबान ये फौना हो, माफ कीजिए फ्लोरा हो। और फौना फ्लोरा दोनों शामिल होगा क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है तो जैव विविधता में दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी। अगला देखते हैं कि अब कल्चरल साइट्स जो हैं उनकी संख्या कुल कितनी है, कुल 36 है। इसमें कौन कौन से सारे स्थल हैं, क्या क्या उनके सिग्निफिकेंट्स हैं और किस राज्य में हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से कल्चरल साइट्स हैं। ये हमारा आगरा फोर्ट 1983 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है जिसे अकबर ने बनवाया था इस किले को। अगला जो है अजंता केव है, 1983 में इसे भी दिया गया था, यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। ये भी महाराष्ट्र में है। और ये बुद्धिस्ट केव यानी बौद्ध धर्म से संबंधित केव है, गुफा है। यहाँ पे पेंटिंग और रॉक कट आर्किटेक्चर मिलते हैं, यानी पत्थर को काट के बनाई गई इमारतें हैं यहाँ पे। अगला जो हम देखते हैं ये एलोरा केव, ये महाराष्ट्र में है और ये भी इंडियन रॉक कट आर्किटेक्ट यानी पत्थरों को काट के बनाई गई आर्किटेक्चर है। ये बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन तीनों से धर्मों से संबंधित है। अगला हम देखते हैं ताजमहल, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये मुगल एरा का मास्टरपीस है। ये शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां बेगम की याद में बनवाया था, अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने इसे बनवाया था। और ये ताजमहल जो है मुगल कला का मास्टरपीस है ये। अगला जो हम देखते हैं सन टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल, ये उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ टेम्पल और ये सन टेम्पल दोनों स्थित है। कभी आप जाओ तो इन दोनों जगह पे जाना। ये बेसिकली सन गॉड सूर्य को समर्पित है। ये पूरा रथ के आकार का टेम्पल बना हुआ है और इसमें कुल 24 पहिए लगे हैं जो 24 घंटे यानी हर एक घंटे को एक पहिया रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कहानी है, यहाँ पे इस मंदिर में एक मैग्नेट लगा था और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण बीच में मंदिर के गर्भगृह में एक सूर्य भगवान की प्रतिमा थी, मतलब मूर्ति थी, वो ऐसे हवा में तैरती थी। और इस मंदिर को अंग्रेजों ने मैग्नेट इसका निकालने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ तो ये मूर्ति विध्वंस हो मतलब गिर गई। उसके बाद ये बिल्डिंग भी कमजोर होती गई। अब ये बिल्डिंग पूरी तरह से थोड़ी जर्जर हो गई है, पूरी तरह से तो नष्ट नहीं हुई है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये सन भगवान को समर्पित है। अगला जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम के जो समूह के स्मारक हैं, ये आपको कई सारे यहाँ पे स्मारक हैं आपको मिलेंगे। ये तमिलनाडु में स्थित है और ये 7th 8th सेंचुरी के आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला और मूर्ति कला से संबंधित ये जो इसका महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस यही है कि ये आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से संबंधित है। और ये पल्लव डायनेस्टी यानी इसका निर्माण पल्लव डायनेस्टी यानी पल्लव साम्राज्य के समय राजवंशों ने इसको करवाया था। अगला हम देखते हैं चर्चेज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, यानी गोवा में जो चर्चेज हैं और जो कॉन्वेंट्स हैं वहाँ की बात होती है, ये गोवा में है। और ये अवशेष ऑफ पुर्तगीज कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, यानी पुर्तगीजों ने वहाँ पे अपनी बस्तियां बनाई थी और उसी के अवशेष बचे हुए हैं। उसे हम चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा के तौर पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करते हैं और यहीं से एशिया में क्रिश्चियनिटी का विस्तार भी ये कर रहे थे। अगला हम जो देखते हैं फतेहपुर सीकरी, ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश। ये भी आगरा के पास ही स्थित है और ये भी मुगल साम्राज्य से संबंधित है और कैपिटल सिटी थी, मुगलों ने इसे अपना। अगला हम देखते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी। हम्पी अब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और ये कर्नाटक में थे। कई सारे स्मारक हैं जिनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। ग्रुप ऑफ का मतलब यही हुआ, कई सारे स्मारक हैं और ये कर्नाटक में स्थित है और एक कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर अंपायर
14 से 16 सेंचुरी बीसी। और ये ब्रिलियंट टेम्पल आर्किटेक्चर है, यानी वहां पे जो ये बनाई गई है प्रतिमाएं, यानी ये मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, और इन मंदिरों में कई सारे छोटे छोटे मूर्तियों को भी लगाया गया है। तो ये विजयनगर साम्राज्य की ब्रिलियंट टेम्पल आर्किटेक्चर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। हरिहर और नामक दो भाइयों ने की थी। अब हम देखते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट। खजुराहो में भी कई सारे मंदिरें हैं, इमारतें हैं वहां पे, जिनको एक ही समूह में शामिल करके इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आप देखिए क्लस्टर ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स, यानी कई सारे मंदिरों का समूह है जिसमें हिंदू और जैन मंदिर शामिल है। जो टेम्पल बिल्ड हुआ था ये 10 से 11 सेंचुरी बीसी के समय हुआ था। और इनके बारे में इतनी जानकारी। अगला हम देखते हैं एलिफेंटा केव। ये कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और ये क्या है? रॉक कट केव है, जो शिव 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 यानी भगवान शिव से संबंधित है। यहाँ पे भी हिंदू धर्म से संबंधित ये एक विश्व धरोहर स्थल है। अगला हम देखते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, यहाँ पे कुछ हिस्से को 1987 में यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, कुछ को 2004 में शामिल किया गया। और ये जो है ये तमिलनाडु में है। अब ये चोला डायनेस्टी से संबंधित है, चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला हम देखते हैं जो है ग्रुप ऑफ मोमेंट एट पट्टडकल। ये 1987 में इसे यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। और ये कर्नाटक में है, जो चालुक्य डायनेस्टी से संबंधित है, यानी जो चालुक्य साम्राज्य था उससे संबंधित है। और 80th सेंचुरी में इनका निर्माण हुआ था। अब हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। सांची के जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है, सांची। और ये ओल्डेस्ट स्टोन स्कल्पचर है, जो 3rd BC सेंचुरी में निर्मित हुआ था। अशोक के समय ये निर्मित किया गया था। और ये बुद्ध के यहाँ पे अवशेषों को रखा गया है। ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला जो हम देखते हैं हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब मुगल साम्राज्य से संबंधित है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये दिल्ली में है। मुगल टॉम्ब जो है ये अर्लीस्ट गार्डन टॉम्ब ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट, जो ताजमहल का पूर्ववर्ती है, यानी इसी के आधार पर ताजमहल का निर्माण किया गया। और ये चारबाग शैली में है, चारबाग शैली, यानी इस तरीके से चौकोर चीजें बनाई गई है। इधर भी पार्क है, इधर भी पार्क है, इधर भी पार्क है, तो इसे चारबाग शैली कहते हैं। अगला हम देखते हैं कि कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट। कुतुब मीनार में भी कई सारी चीजें हैं जिनको यूनेस्को शामिल, पूरे समूह को शामिल किया गया है। यहाँ पे है, ये दिल्ली में। और आप ये देखेंगे कि ये मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। उसके गुरु थे बख्तियार काकी, उनके याद में इसने बनवाया था। और इसके काम को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण, मतलब पुनरुद्धार करवाया। कुछ इसमें आंधी तूफान की वजह से कुछ इसमें क्षति हुई थी। तो माउंटेन रेलवे ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी, ये कहाँ पे है? आपके वेस्ट बंगाल में है। और ये ओपन बिटवीन 1981 से 1908, यानी 1908 तक ये हिल रेलवे स्टेशन बनाए गए थे यहाँ पे। और ये इंजीनियरिंग, मतलब उस समय की इंजीनियरिंग को ये दर्शाता है, इसलिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अगला हम देखते हैं कि रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। ये भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ से संबंधित कुछ जानकारियां हमें मिलती है। प्री हिस्टोरिक युग की रॉक पेंटिंग यहाँ पे मौजूद है, जो लगभग 30,000 साल पुरानी है। तो ये हमारा यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। अगला हम देखते हैं चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये है गुजरात में। और ये प्री मुगल इस्लामिक सिटी, जो 8 से 14 सेंचुरी के बीच में ये प्रचलन में थी, या इनका निर्माण हुआ था उस टाइम में। अगला हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये महाराष्ट्र में स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन भी है। और ये डिजाइन किया गया था फ्रेडरिक विलियम्स के द्वारा, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा, जो गॉथिक स्टाइल में बनाया गया था, गॉथिक शैली में। और ये गॉथिक शैली इटालियन शैली है।
इसमें इटालियन और भारतीय शैली का मिक्स मतलब देखने को मिलता है, मिश्रण देखने को मिलता है। अगला हम देखते हैं कि रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी लाल किला का जो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे, दिल्ली में है। और ये 7वीं सेंचुरी मुगल प्लेस था, जो शाहजहां के द्वारा इसको भी निर्मित किया गया था। और ये मुगल आवास थे, मुगल एम्पायर के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला हम देखते हैं जंतर मंतर। ये जंतर मंतर जो है ये कई जगहों पे बनाया गया था, जिसमें एक जयपुर है, मथुरा है, वाराणसी है, और वाराणसी, मथुरा, जयपुर और भी एक दो स्थल थे जहां पे बनाया गया था। ये फिलहाल जो अभी जंतर मंतर जो है ये जयपुर वाला, ये राजस्थान में स्थित है। और इसके ये जंतर मंतर क्या है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ये, यानी खगोलीय वेधशालाएं हैं जहां पे सूर्य से संबंधित, ग्रहों से संबंधित गणनाएं की जाती थी। और ये इसका निर्माण किया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला हम देखते हैं कि हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के 6 किलों का एक समूह है, मतलब एक ही जगह नहीं है, अलग अलग है, जिसमें चित्तौड़गढ़ है और भी 5 इसमें अलग अलग जगहों पे किले हैं, रणथंभौर है, ये सारे किले वो हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान के नाम से इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब राजपूत किंगडम से संबंधित ये है। अगला हम देखते हैं रानी की वाव। ये क्वीन स्टेप वेल यानी सीढ़ी नुमा एक कुआं है जो गुजरात में स्थित है, और इसे रानी उदयमती द्वारा निर्मित करवाया गया था। उस समय की जल संरक्षण प्रणाली का सबसे उत्कृष्ट रीति है जब ये निर्मित किया गया था। 11वीं सेंचुरी BC AD की बात है। अगला हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविद्यालय, महाविहार सॉरी, इसे 2016 में दिया गया, शामिल किया गया था और बिहार में ये स्थित है। ये बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और इस नालंदा महाविहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। आगे हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल और वर्क ऑफ ली कार्बूजियर। ये क्या है, ये चंडीगढ़ में है। एक आर्किटेक्चर में ली कार्बूजियर, इन्होंने विभिन्न देशों में कई सारी इमारतें बनाई। उन इमारतों को, ऐसी भव्य इमारतें हैं कि उन्हें विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। चंडीगढ़ का जो एक भवन है उसको कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें वहां का हाईकोर्ट और सचिवालय और विधानसभा भवन स्थित है। तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अगला देखते हैं हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद को हिस्टोरिकल सिटी के तौर पे ये गुजरात का है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया। इस सेंचुरी की समय की आर्किटेक्चरल स्टाइल है में ये निर्मित है वहां की ये सिटी। अगला हम देखते हैं विक्टोरियन गैथोलिक एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई। ये महाराष्ट्र में है और इसे 90 से 20 सेंचुरी BC में गौथिक शैली में ये निर्मित किया गया था। अगला हम देखते हैं कि जयपुर सिटी, राजस्थान, ये जयपुर सिटी है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और जयपुर सिटी का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला हम देखते हैं धौलावीरा हड़प्पन सिटी, यानी धौलावीरा ये हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में स्थित है और ये लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे उन्नत और प्रोमिनेंट सिटी थी ये धौलावीरा। ये गुजरात में स्थित है जिसे 2020 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अगला हम देखते हैं काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल यानी रमप्पा टेम्पल। ये है तेलंगाना में, जिसे काकतीय डायनेस्टी के समय रुद्रदेव द्वारा निर्मित करवाया गया था। रुद्रदेव के टाइम पीरियड में ये बना था। अगला जो है शांति निकेतन, ये है वेस्ट बंगाल में। ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इसको पहले आश्रम के तौर पे एस्टेब्लिश किया था और फिर उनके पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर ने इस एक शिक्षा के केंद्र के रूप में, आवासीय विद्यालय के रूप में, फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के तौर पे इसे डेवलप किया। अगला हम देखते हैं कि द सेक्रेड इंसेम्बल ऑफ द होयसला, यानी होयसल राजवंशों से संबंधित ये टेम्पल है
कर्नाटक में स्थित है, जिसे जो ये 12 से 13 सेंचुरी बीसी के समय ये बनाया गया था और ये कर्नाटक में स्थित है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। अगला हम देखते हैं मोइदम्स। मोइदम्स जो है ना, ये अहोम राजवंशों से संबंधित है और ये अहोम राजवंशों के समय ये निर्मित ये वहां की शाही कब्रगाह है, यानी राजा महाराजाओं के कब्र स्थल हैं। ये असम में स्थित है और इसे 700 ईयर ओल्ड ब्यूरियल माउंट्स, यानी वही शाही राजा महाराजाओं के ये क्या है, कब्र स्थल हैं। अगला हम देखते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, यानी मराठा किले जो हैं, कुछ मराठा किले हैं जो सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ये आपके महाराष्ट्र में है और इसमें से एक शायद एक जो है वो तमिलनाडु में है और इसे भी 2025 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कल्चरल साइट के तौर पर शामिल किया गया है। साइट्स, नेचुरल साइट्स हम देखते हैं जो हमारे नेचुरल साइट्स हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ये कहाँ पे, असम में। और यहाँ पे वन हॉर्न राइनो पाए जाते, एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, उनकी सबसे अधिक वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। केवलादेव नेशनल पार्क एक रामसर स्थल भी है। केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में और ये यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड के लिए एक आवास स्थल के तौर पे काम करता है। अगला हम देखते हैं कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है असम में और यहाँ पे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है और बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है, जो विविधता स्थल भी है ये और टाइगर हैबिटेट भी है। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये भी वेटलैंड्स है और ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और लार्जेस्ट एस्चुरी मैंग्रोव, यहाँ पे मैंग्रोव की प्रजातियां भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव सुंदरवन में पाए जाते हैं, यानी वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, लगभग 45% के आसपास। अगला हम देखते हैं कि नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर ऑफ नेशनल पार्क, यानी पहले नंदा देवी नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 1998 में। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को 2005 में, जो उत्तराखंड में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट, जो दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट है, ये कई राज्यों में फैला है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो वहां पे जो पश्चिमी घाट है उसको 2012 में नेचुरल साइट के तौर पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और वहां पे क्या है, स्थानीय जैव विविधता, स्थानीय प्रजातियां और जैव विविधता स्थल है ये। अगला है जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र के जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उनको शामिल किया गया है और यहाँ पे भी विविध इकोसिस्टम और जैव विविधता स्थल पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मिक्स्ड साइट है, यानी मिक्स साइट एक थी, वो कौन सी है, जहाँ पे कल्चरल और नेचुरल दोनों चीजें पाई जाती है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है जो हो गई, कल्चरल साइट्स हो गया हमारा, नेचुरल साइट्स हो गया और मिक्स साइट, यानी टोटल 44 को हमने कवर कर लिया। अब हम देखते कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को ही तो सारी चीजों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक लिस्ट बना रहा है, जिसमें चीजों के संरक्षण के लिए नेशनल मतलब सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिक्स साइट के तौर पे ये एक लिस्ट बना के उनके संरक्षण की बात करता है। तो मैंने पहले बताया था कि यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आगे हम देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी, यूनेस्को की स्थापना। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, पेरिस यानी फ्रांस में। इसके कुल जो सदस्य हैं वो 194 हैं और जो इसके डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक वर्तमान में जो है खालिद अल इनामी। ये रहा हमारा पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसमें और भी चीजें हैं, एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है।